बाइलिंगुअल करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मेरा कंसर्न ये है कि मैं इस बुक को आपको सबसे ज़्यादा सिंपल तरीके से समझा सकूं। आप ध्यान से सुनिएगा और जब आपको समझ नहीं आए तो इस वीडियो को वापस से देख लेना। आज हम जितना पॉसिबल है इस बुक को समझने की कोशिश करेंगे, आपको ये आइडिया लग जाए कि भाई इस बुक में है क्या। तो ये बुक सेम आपकी मैं ऑनलाइन दिखा रही हूँ और आप इसमें देखते जाओ क्या क्या है, क्योंकि जब तक बुक आपकी क्लियर नहीं है, जब तक आपको ये पता नहीं इस बुक में है क्या, कितने चैप्टर है और क्या इसमें बात की गई है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक तरह से आज मैं ये वीडियो इस तरह बना रही हूँ कि आपको लगेगा कि आप बुक खुद पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लेते, आप पहले देख लीजिए बी आर अम्बेडकर्स राइटिंग्स ऑन ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की अगेंस्ट द मैडनेस ऑफ मनु, selected and introduced by Sharmila Rege. Against the madness of Manu, B. R. Ambedkar's writing on Brahmanical patriarchy. ये इसकी टेक्स्ट है, इसमें थोड़ा इस तरह से दिया है। बाकी ये क्योंकि सॉफ्ट कॉपी है, इसमें आप देखेंगे तो ये जो हार्ड कॉपी है इसमें थोड़ा अलग से दिया इंट्रोडक्शन। इसमें इन्होंने सेक्शन दे दिए हैं, ये देखिए आप, इसमें सेक्शन दे रखे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं कैमरे पे। तो ये सेक्शन वाइज है, सेक्शन 1, 2 और 3। सेक्शन 1 में है हमारा इंट्रोडक्शन, कास्ट एज एंडोगेमी, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सेक्शन 2 में है इंट्रोडक्शन, द मैडनेस ऑफ मनु, रिडल नंबर 18, मनु's मैडनेस और द ब्राह्मणिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द मिक्स्ड कास्ट। Riddle number 19, the change from patriarchy to maternity. What did the Brahmin wish to gain by it? The riddle of Rama and Krishna. फिर section 3 में है आपका the Hindu code bill. I belong to the other caste on the eve of resigning from cabinet. अब ये अलग है, इनफैक्ट वो सारी चीज़ें इसमें कवर है, बस इसमें सेक्शन नहीं दिए इन्होंने, 1 to 3 के हिसाब से दे दिया। तो ये प्रेफेस हो गया, कवर पेज हो गया, इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स फेमिनिस्ट रिक्लेमेशन ऑफ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इसमें शर्मिला कहती हैं कि किस तरह से आप अम्बेडकर की पूरी लाइफ और उनकी राइटिंग्स, मतलब उनके द्वारा जो मूवमेंट चलाए गए या उनकी जो पूरी लाइफ है और उनका जो पर्सनल रिलेशन है, मतलब उनकी पत्नी के साथ हो या वो महिलाएं जो उनके साथ उसमें सामाजिक मूवमेंट में काम कर रही थी, उन सब की टेस्टिमनीज़ को अगर आप लेंगे तो आपको लगेगा कि अम्बेडकर बहुत ही फेमिनिस्ट है। उनका इतना कंफर्टेबल मतलब इतना रिस्पेक्टेबल रिलेशन था महिलाओं से कि बहुत मतलब अच्छा था। और ये है फिर आगे कास्ट सेक्शन 1 है, हाँ इसमें सेक्शन दिया हुआ है, कास्ट एज एंडोगेमी, द inextricable link between caste and violence against women, caste in India, their mechanism, genesis and development, the rise and fall of Hindu women, who was responsible for it. Section 2 में है आपका madness of Manu, unpacking the riddle of graded violence against women. Riddle number 18 है Manu's madness or the Brahmanic explanation of the origin of the mixed caste. And riddle number 19, the change from paternity to maternity. What did the Brahmin wish to gain by it? The riddle of Rama and Krishna. Section 3 में आपका the unwept and unsung death of the Hindu code bill, the Hindu code bill, Hindu marriage validity bill, and I belong to the other caste on the eve of resigning from cabinet. तो ये सारे आपको सेक्शन के हिसाब से हम पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बुक के बारे में जो कहा सब लोगों ने अच्छा है, अच्छी किताब है। यहाँ से हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू है फेमिनिस्ट रिक्लेमेशन ऑफ भीमराव रामजी अम्बेडकर। यहाँ पे शर्मिला कहती है इस पैराग्राफ में कि आप जब हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो आपको कहीं पर भी अम्बेडकर को नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ तक कि स्कूल में भी कहीं भी अम्बेडकर को नहीं पढ़ाया जाता। तो अम्बेडकर ने क्या लिखा, उन्होंने क्या कहा सोसाइटी के बारे में, आज तो सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया के होते हुए बहुत सारी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन पहले जब तक कि आपको स्कूल में या कोई ऐसा एकेडमिक मीडियम नहीं है जिसमें कि आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन हो, तो कम लोग जानते थे। तो इसका ये रहा कि हमें मतलब फिर इनको कैसे पता चला, शर्मिला को कैसे मालूम चला, तो उसमें फिर ये बताती हैं कि जो यहाँ पैरा पढ़ रही हूँ मैं, इसमें आप पूरा ये जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा पैरा आप देखेंगे तो
यहाँ पे वो कह रही हैं कि किस तरह से वो पब्लिक में गायन, पार्टी, शायर और ये सब जो पब्लिक परफॉर्मेंस थे उनके थ्रू उनको मालूम चला कि अम्बेडकर कौन है। तो ये सोशल मतलब एक सोशल अवेयरनेस या सोसाइटी का जो नॉलेज है उनके बारे में, और सोसाइटी उन्हें बताती है। हमारा कोई एकेडमिक या और कोई ऐसा मीडियम नहीं है स्कूल और कॉलेज एजुकेशन का जो हमें डायरेक्टली इनके बारे में बताए। तो ये फिर ये चीज़ देखना, ब्राह्मणिकल और ग्रेडेड पेट्रियार्की, उमा चक्रवर्ती 1993, इस आर्टिकल को आपको ध्यान देना है और इसको पढ़ना, क्योंकि ग्रेडेड पेट्रियार्की, ग्रेडेड वायलेंस ये बहुत बार आया है। और इस वाली बुक में आपको फुटनोट नज़र नहीं आएंगे, बाकी जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें आपको यहाँ पे फुटनोट है। तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ थोड़ा, क्योंकि ये देखिए आपको एग्ज़ाम देना है तो हम बहुत फास्ट तो चल नहीं सकते, हमें पूरा पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ पे है सी उमा चक्रवर्ती, अ कंसेप्चुअलाइजिंग ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की इन अर्ली इंडिया, जेंडर, कास्ट, क्लास एंड स्टेट। ये आर्टिकल आपको पढ़ना है। कंसेप्चुअलाइजिंग ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की इन अर्ली इंडिया, जेंडर, कास्ट, क्लास एंड स्टेट, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली, ये वाला आपको पढ़ना है। और फिर आपको ये भी पढ़ना है कि ये गेल ओम्वेट का है, कल्चरल रेवोल्यूशन, कल्चरल रिवोल्ट इन द कॉलोनियल सोसाइटी, द नॉन ब्राह्मणिक मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया। तो ये आपको पढ़ना है इसमें। और यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये थोड़ा वो, जैसे ये वाला जो आपका कोट है उसमें वो, इसमें यहाँ पे मैं बताती हूँ। हाँ, यहाँ पे ये ज्योतिराव फूले की बात हुई है कि उनका मूवमेंट क्या है और वुमेन को लेकर के, और वो पूरी वुमेन के पोजीशन क्या है, ये आप देख सकते हैं। वो हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे भी आगे गुलामगिरी में। इसके बाद मैं यहाँ आती हूँ जिसमें ये दलित का वो ये खैरलान जी मैसाकर, ये आप ध्यान रखना 2006 का है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ। इट टॉक्स अबाउट द खैरलान जी मैसाकर, और इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है, ये काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें कि सुरेखा भोटमोंगे जो कि एक दलित महिला थी महाराष्ट्र में, और उनका जो कौन सा था ये जगह का नाम है इसमें दे रखा है, सेक्सुअल वायलेंस और एट्रोसिटी हुई थी उनके और उनके पूरे परिवार के ऊपर। तो उसमें ये था कि सुरेखा और उनकी बेटी के साथ रिपीटेड बलात्कार हुआ। उनके बच्चों सुरेश और सुदेश, 2 बच्चे थे उनके, दोनों को मार दिया गया, 4 लोगों को मार दिया गया। और इसका मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं थी, कोई जिक्र नहीं था। तो फिर बाद में जब दलित संगठन है, इधर आगे बताएंगे यहाँ पे, तो वो जब संगठन आगे आए और तब जाके फिर ये इशू कहीं बाहर निकला और पब्लिक में आया। तो उनका मतलब यहाँ पे ये देखिए, ये सारे के सारे संगठन यहाँ पे बात हुई है, इनको पढ़ लेना आप एक बार, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। बहुत आज पूरा डिटेल में हम थोड़ा ज़्यादा कोशिश करेंगे कवर करने की। तो ये है कि इसमें 2 चीज़ें बात कह रही हैं शर्मिला, एक है कास्ट रिटोरिक और एक है सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो एक है दिस कास्ट रिटोरिक एंड जेंडर। तो कास्ट में ये कि सुरेखा का जो इशू था वो एक दलित का इशू था और एक महिला का इशू था, तो वो इतना पब्लिक में आया नहीं, उसको बताया नहीं, इस बात पे डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन अगर यही इशू किसी और मतलब जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है उनका होता तो ये शायद पब्लिक में अच्छा कवर होता या सारी की सारी बातें इससे रिलेटेड हो जाती। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है सोसाइटी का जो कि शर्मिला कह रही है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दलित ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं इश्यूज़ को लेके, और उनका रोल काफ़ी प्रभावशाली रहा, प्रोमिनेंट रहा। उसके बाद हम यहाँ आते हैं आगे, तो ये इसमें मतलब जो हम फेमिनिज़म की बात करते हैं, जब हम थियराइजेशन ऑफ फेमिनिज़म की बात करते हैं, तो उसमें ये कि एक तरह का ना एक मतलब एक अगेन डबल स्टैंडर्ड है। जब कोई इशू वुमेन से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो
अनटचेबल वुमेन से रिलेटेड है तो वो इतना प्रोमिनेंट और हाईलाइट नहीं होता। लेकिन अगर यही यही कोई एट्रोसिटी किसी मतलब, क्योंकि कास्ट में भी ग्रेडिंग है, नो, वुमेन में भी ग्रेडिंग है, ग्रेडेड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कास्ट की महिलाओं के साथ कम क्राइम होगा, और एक खास तबका है उनके साथ ज़्यादा क्राइम होगा। तो ये ग्रेडिंग जो है वायलेंस भी, वो है ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की और देन वो दलित पेट्रियार्की। तो ब्राह्मण पेट्रियार्की एंड दलित पेट्रियार्की। तो जो दलित पेट्रियार्की है उसमें जो दलित महिला है उसको भी उसकी समाज के पुरुषों से शोषण झेलना पड़ता है, यही यहाँ पे शर्मिला कह रही हैं। तो ये अच्छा, ये आप यहाँ तक समझ लीजिए कि एक इशू भी यहाँ पे उन्होंने उठाया है, इसमें आगे बढ़ेंगे हम। तो उसमें ये था कि जो मायावती जी हैं, जब वो मुख्यमंत्री थी तो उनके खिलाफ, ये देखिए रीता बहुगुणा, ये आ गया इशू यहीं पे। तो ये है रेप रिटोरिक, दो बातें हैं, कास्ट रिटोरिक एंड रेप रिटोरिक। तो रेप रिटोरिक में ये था कि मायावती जी ने उन महिलाओं को मतलब थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प या फैसिलिटेट किया था, जो कि एक मिनट, मायावती जी जो कि उस वक्त की मुख्यमंत्री थी, वो जो रेप विक्टिम थी, 2009 की बात है ये, तो जो रेप विक्टिम थी उनको वो कंपनसेट कर रही थी। तो रीता बहुगुणा जोशी जो कि कांग्रेस की प्रमुख थी स्टेट में, और इनके फादर भी सीएम रहे हैं, तो शी कम्स फ्रॉम एन एफ्लुएंट एंड सो कॉल्ड अपर कास्ट कम्युनिटी, शी इज़ अ ब्राह्मण। और मायावती जो है वो शी कम्स फ्रॉम दलित कम्युनिटी। तो रीता बहुगुणा ने उनके उसमें एक कमेंट किया कि क्या हम मायावती का भी रेप करें और उनको भी कंपनसेट कर दें। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। व्हाट फॉलोड वन सेट ऑफ रिस्पॉन्स टू दिस इंसिडेंट lamented both politicians despite being women had one time to another deployed the rhetoric rape। ये देखिए rhetoric rape है ना, ये मैं पूरा थोड़ा पढ़ के सुना देती हूँ, तो क्विकली फटाफट मैं इसको वो करती हूँ। Some Dalit feminists also detailed the increasing domestication of wives of Dalit male activists and critically engaged position of some Dalit men who see women liberation as being inauthentic for Dalit women. The report for this dialogue between Dalit and non-Dalit feminists focus more on a seamless patriarchy than relation of the power between Dalit and non-Dalit feminists. Non-Dalit feminists thus tend to once again post Dalit women activists as a choice between feminism and community. The potential for such dialogue becomes critical side of a coalition between Dalit feminists, Dalit male activists and non-Dalit feminists require a sustained historical reflection on the critique of discourse of Dalit feminism. The third instance in which the caste and the gender appear in opposition refer to media, civil society response to recent politics, rape and compensation of Dalit women in Uttar Pradesh. In 2009, Chief Minister of Uttar Pradesh Mayawati, in an event organized by the state, distributed a legally mandated relief to rape victim under the Prevention of Atrocity Act. The President of Uttar Pradesh Congress, Rita Bahuguna, criticizing the policy as condoning the rape for payment and compensation, opposed that Dalit Chief Minister be raped and offered compensation in exchange. In what followed, one set of response to this incident lamented both politicians, despite being women, had at one time and another deployed the rhetoric rape. So this you have to understand how this, when the issue comes to the, any atrocity is there, and when the issue comes on the caste, then basically the caste comes, caste matters. So that's how, and that's a very good book written by. तो यहाँ पे ये पूरा इसमें डिस्कोर्स चल रहा है कि किस तरह से आप दलित, नॉन दलित और कास्ट में भी, इवन इफ यू आर अ वुमन, द कास्ट मैटर्स. सो कमिंग फ्रॉम अ ब्राह्मणिक बैकग्राउंड, your issues become more significant, and the
woman who comes from Dalit community, their issues are not being focused so much. So this is what caste rhetoric and rape rhetoric. You please remember this: caste rhetoric and rape rhetoric. Then we are moving for the historical legacy of nationalist imagination. यहाँ पे सारे के सारे डिप्रेस क्लासेस के जो और माइनॉरिटीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी बात कर रही है. और ये आप इसमें NCDHR है, नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट, NFDW दैट इज नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स, NFDW है नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित वुमेन, और ये CEDAW, तो ये सारे इसमें है. ओके तो ये जो नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित वुमेन है, इट्स अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर दलित वुमेन. रूथ मनोरमा इज फाउंडर ऑफ दिस. सो अब आगे हम बढ़ते हैं जहाँ पे हमें ये लगेगा कि अंबेडकर का जो फेमिनिस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से हम इसको देख सकते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा आप देखें एक बार. देखिए, this has been demonstrated by various rewritings of partition histories allowed feminist motivated relief work after anti-Sikh riot in 1984 and that of the nationalism after Babri Masjid demolition 2002 Gujarat riot. One would expect similar project rewriting the histories of caste and gender to unfold the aftermath of Mandal or a Dalit feminist assertion in 1990. As the social historian Janki Nair inquires into the double relationship of feminist history reveals the significant scholarship that identifies caste as something that dismantled assumptions of the nation. In aftermath of the Mandal, feminist scholars such as Uma Chakravarti and V. Geetha felt the imperative to engender histories of the caste in caste and gender, whereas Dalit feminist scholars Abhinay Ramesh pointed to the limits of border crossing through a detailing of structure and process of Brahmanical surveillance. So these are the noting and the informations we get on the national and international level. Now let's come to the Brahmanic patriarchy. At that same word, Dalit patriarchy. So that's how these two things you have to refer specifically. And I'm not going into detail with this, what is Brahmanic patriarchy, what is Dalit patriarchy, we all know that. But now, because it's a huge task and I'm just completing it within one video. So that's why I will be little rushing, but I'm stopping this text, which you could see, pause it, see it and read it. So it will help you a lot. Now then, a feminist denial of the political or personal ground. Now let me begin with an incident narrated by Urmila Pawar, a well-known Dalit feminist writer in her Testimonio Adhyan, The Waves of My Life. Pawar recalls a seminar discussion on Dalit women issue at a renowned institute at Mumbai. A woman professor claimed that Dr. Ambedkar did nothing for women. Hindu code bill was political stunt. He never brought his wife forward. Unlike Phule, he did not educate her. Now let's see. These are the allegations put against Ambedkar. Now this whole next para or maybe few pages, you will see that how we can claim that Ambedkar is a feminist. So that's how you please remember this paragraph, that what in this national seminar some non-Dalit woman, she claimed that Ambedkar never brought his wife on the forefront, he never educated her, and how we cannot call him as a feminist. अब ये पूरा का पूरा जो आगे पढ़ेंगे आप, उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से अंबेडकर को आप फेमिनिस्ट कह सकते हैं, और सिर्फ कह ही नहीं सकते, वो ही एकमात्र ऐसे इंसान है इंडिया में, भारत में, जो कि उन्होंने स्त्रीवाद की शुरुआत की. उनकी राइटिंग्स में उन पर सब कुछ वो रिफ्लेक्ट होता. एक जो उसमें बात कही है अभी कि वो कभी उनकी वाइफ को फॉरफ्रंट में नहीं लाए. मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ्स दिखाती हूँ इसी किताब का. इसमें क्योंकि ये पेजेस नहीं है जो मैं पलट नहीं सकती, इसलिए मुझे आगे मूव करना पड़ेगा. यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो ये चीज़ें क्लियर करते हैं और हमें इसको डिस्कस करना ज़रूरी है. इसमें वो फ़ोटोग्राफ्स नहीं दिए हैं, मैं आपको इस किताब में दिखा देती हूँ क्योंकि ये तो सॉफ्ट कॉपी है ना,
तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में इस चीज़ को पढ़ना है, थोड़ा सीरियसली डिस्कस करना है, तो आप ये किताब ज़रूर ख़रीद लें। अमेज़ोन पे 315 रुपीज़ ऐसे करके कुछ मिल जाती है ये बुक। तो मैं वापस आती हूँ यहाँ पे और मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तो आगे बढ़ गए शायद हम, हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये रहा, फेमिनिस्ट डिनायर। अब मैं यहाँ पे ये देखिए, इस बुक से मैं आपको बता देती हूँ, इसी चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ये कुछ है जो फोटोग्राफ्स इसमें, ये मैं ढूंढ रही थी फ़ोटो। ये देखिए, ये कैमरे में देख पा रहे होंगे आप, ये सारी की सारी सीडीज़ हैं या उनके जो गाने हैं जो अम्बेडकर पे लिखे गए हैं। और ये उनका एक पिक्चर है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरे में, अगर आप देख पा रहे हैं तो। इसमें ये जो सेंटर में है इधर, ये रमाबाई हैं और इधर ये बाबा साहब हैं। तो वो साइड में बैठे हुए हैं ना, सेंटर में रमाबाई हैं और ये इनके परिवार की ही दूसरी महिला है जो बिल्कुल सेंटर में बैठी हुई है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये जो कहना, और उसके अलावा ये फ़ोटो बहुत प्रचलित है। और एक आप देखेंगे कि ये वाली देखिए कैसेट्स वगैरह हैं जो कैमरे में दिखाती हूँ मैं, जिसमें कि ज़्यादातर अम्बेडकर पे ही गाने हैं और ये महिलाओं ने गाए हुए हैं और वो उनको अपने फादर फिगर की तरह मानती हैं। और यहाँ तक कि दलित राइटिंग्स में, फेमिनिस्ट राइटिंग्स जो है उसमें भी आप देखेंगे कि अम्बेडकर को बहुत प्यार और बहुत सम्मान दिया है औरतों ने। तो अगर उन्होंने औरतों के लिए कोई काम नहीं किया होता या उनका रवैया अच्छा नहीं होता तो ऑब्वियसली लोग उनको इतना पसंद नहीं करते। एक फ़ोटोग्राफ्स और है यहाँ पे, जिसमें कि जब रमाबाई की डेथ हो गई थी तो माई साहब कहते हैं उनको, तो उनका जब डेथ हो गई थी तो रमाई बोलते हैं। तो ये देखिए, ये अम्बेडकर ने ये कफानी पहनी हुई है और ये कितने मतलब गमज़दा है, आप देखिए। तो और इसके अलावा अभी आप देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अब ये यहाँ पे ये देखिए, Pawar's narrative point to typical ways in which feminists deny the political contribution of feminism of Ambedkar. This is done most commonly by referring to the sphere of the personal or their times labeling his contribution as being particularist limit of social improvement of Dalit women. It also draws attention to the importance of exploring the ways in which public and personal sphere are constituted differently in diverse locations. Therefore, discussion on personal and political, albeit briefly, become crucial for at least two reasons. Firstly, it is necessary to understand the paradox of feminist denial of Ambedkar's political contribution. Please listen and remember this very well. That when even we talk the feminism in India, the feminist in India, they deny the space of Ambedkar on Ambedkar's political as well as social discourse. Secondly, it is important to open up the different meanings of the public and private space of household and community as they come to be fashioned by Ambedkar's movement towards a more emancipatory notion of the modern in India. ये दो पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान रखने हैं और इसी पॉइंट्स पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं कलर कर सकती हूँ तो मैं कर देती हूँ, आपके उसमें थोड़ा ठीक रहेगा। So let me just have a pencil from here and then we will color it, okay? We will color it. So no, this is not, I'm not taking a pencil. Let me just draw it, है ना? कलर कर देते हैं हम ये। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है और इसको आप याद रखना, ठीक है? मैं इसको सेव कर देती हूँ, तो अगर पॉसिबल हुआ तो ये डॉक्यूमेंट आपको भेज देंगे। अब आप आगे देखिए, अब ये देखिए, how may we explain the paradox of the feminist denial of the political contribution of Ambedkar by the selective or erroneous underscoring of the personal sphere? Historically, the colonial public sphere in India comprised different groups and communities forming public and counter-public, all of which were in function with one another. The privileged caste in constituting the middle class public sphere used older resources of power and privilege and newer ideas of politics and society, stitching together Manu and Mill. You remember this line, okay? Thereby fashioning a fractured modernity. Now remember this fractured modernity. Okay, these are the things which we need to write in our answer. This modernity while disowning caste in the public sphere joined new principle of individualism with endogamy. The Varnashram Dharma
with a notion of universal division of labor and thus made claim to universal modernity. Feminist scholarship has convincingly demonstrated that the making of this middle class public sphere had a significant effects on the restructuring of the personal, especially the invention of the model of companionate marriage. Manuals on domesticity and childrening in early 20th century Maharashtra detailed the task and modes of the new middle class privileged caste women and placed them in position to English women and women of communities that performed menial tasks. A woman's writing in 1933 as Miss Kamla describes everyday life in a companionate marriage. There was ample, this statement is very significant. किस तरह से लड़का और लड़की के ब्रॉटअप में भेद किया जाता है. देखिए इसमें ये कहती है कमला, मिस कमला 1993 में कहती हैं कि जब लड़के, अच्छे घरों के लड़के, वो आईएएस बनते हैं, मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, और लड़कियों को बहुत अच्छा सा घर साफ करना और खाना बनाना और साफ सफाई सिखाई जाती है. ठीक है, ये आप इसका बुक का रेफरेंस भी है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ. देयर वॉज एम्पल टू ईट एंड ड्रिंक इन दीज फैमिलीज, द फाइन लाइफ, एंड दैट इज वाई द बॉयज ऑफ द रिफॉर्मिस्ट फैमिलीज, यू प्लीज रिमेंबर this, reformist families become lawyers, doctors, barristers, some ICS, Indian Civil Services, and IMS, Indian Medical Services. The girls become accomplished women keeping neat and tidy homes, cooking fine food and attaining culinary skill, and at times they could converse enough for need of the moment. Marathi women autobiographies written between 1910 and 1950 offer varying narratives of the companionate marriage. Caste rarely figure out here, and if it does so, it appears as belongs to someone else. Women in this mills or vegetables vendors or women of the time gone past. Thus, the dominant narrative of the gender and modernity that has concealed the complicity of Brahminic women in class privilege and Brahminical patriarchy, highlighting privileged caste women's struggle with tradition and the desire to be modern. Non-Dalit feminists have not been affected by the splintered modernity of the class. They perceive the absence of the dominant model of the companionate marriage. Ambedkar's life supposed to prioritizing community over wife, and by extension over women's issue, and that reason not feminist enough. लेकिन आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो अंबेडकर की पूरी लाइफ है वो एक वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए कमिटेड है, और उनका पर्सनल और पब्लिक लाइफ दोनों ही इस बात की गवाही देती है. यहाँ पे आप ये ओम्बेड का गेल ओम्बेड को पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा जो ये उसी से रिलेटेड चल रहा है कि किस तरह से अंबेडकर फेमिनिस्ट है. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ये सारा थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि मैं सब चीज़ों कवर नहीं कर पाऊँगी. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अब ये है जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1977 एंड 1929 इंसिडेंट व्हेन ही टोस्ट ऑफ टोंगा राइडन बाय एमेच्योर ड्राइवर. ये तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस है जो उन्होंने चाइल्डहुड में फेस किया. चाइल्डहुड में सतारा में किस तरह से अम्बेडकर ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, और इस तरह से उनका. अब ये देखिए यहाँ पे ये To begin, let us consider two images drawn from the rich visual histories of Ambedkar's movement. One is photograph of Ambedkar household. Ramabai is at the center. देखिए इस ज़माने में महिला को इस तरह से सेंटर की कुर्सी पे बिठा के फ़ोटो खिंचाने का कोई प्रचलन नहीं था. आप सारे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, लेकिन अंबेडकर की लाइफ में देखिए कि रमाबाई सेंटर में बैठी है. ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको नॉर्मल नहीं ले सकते. उस टाइम का कोई भी फोटोग्राफ उठाइए, irrespective of any caste and community, you will find that women are not given center place. Or Ambedkar and then Sir Yashwant flanked her to the viewers left. Her sister-in-law Lakshmi Bai, unki jo sister-in-law hai Lakshmi Bai, and son Mukund, both of whom continued to live in the household after the death of Ambedkar's brother Anand Rao, appear to the viewers right. Ambedkar's pet dog is at Ramabai's feet. The other image is popular used on the cover of the book. That image is
imagines a grand wedding reception of Ambedkar and Ramabai, who are shown sitting on velvet cushioned gold embossed chair. Ambedkar is featured holding a book. We know from the Kermode's biography that marriage rites were performed perfunctorily in the Bhaikula vegetable market. So this picture speaks a lot. जब जो लोग बात करते हैं ना कि अंबेडकर फेमिनिस्ट नहीं है, या तो इसमें ये आपको साफ नज़र आएगा. ये पैराग्राफ आप कोट कर सकते हैं कि किस तरह से जो सेंटर में फ़ोटो है, और ये पेज नंबर, आप इसमें तो पेज नंबर भी नहीं दिए, तो ये आप याद रखना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और ये वापस इनका अगला पैराग्राफ है जिसमें कि अंबेडकर ने ये कफानी पहनी है. उनकी जो वाइफ की डेथ हो गई थी उसमें कफानी पहनी है. तो ये आप जो है ये खैर मोड के अकाउंट से हमें पता चलता है. अब ये है ये देखिए, ये जो अंबेडकर हाउस होल्ड विद रमाबाई एट द सेंटर, a popular poster that reimagine Ambedkar's wedding, Ambedkar in कफानी आफ्टर रमाबाई. ये सारी चीज़ें क्लियर करती है कि अंबेडकर के लिए वुमेन जो है मोर देन एनी जेंडर थी. दे वर ह्यूमन बींग्स, सबसे बड़ी बात है. बुद्धा ने और अंबेडकर ने महिलाओं को इंसान का दर्जा पहले दिया, और वो महिला है या पुरुष है, ये बात की बात. दैट्स द बेस्ट थिंग. अब ये है कि टाइटल ऑफ 2 chapters वॉल्यूम 2 खैर मोड्स बायोग्राफी ऑफ अंबेडकर, रमा बाईचा संसार, हाउसहोल्ड ऑफ रमाबाई, नवा संसार, द न्यू हाउसहोल्ड, uses explore relation between household kept together of रमाबाई एंड न्यू एक्सटेंड हाउसहोल्ड. तो ये आप देखेंगे इसमें कि किस तरह से तो ये पूरा का पूरा आपको जो है उसमें ये समझ में आएगा. और इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेना, एक बार रीडिंग कर लेना. अगर नहीं तो इसको भी रोक रोक के पढ़ सकते हो आप. सम ऑफ द बुकलेट्स ऑन रमाबाई अम्बेडकर सोल्ड एट अम्बेडकराइट सेंटर इवेंट, सम ऑफ द ऑडियो कैसेट्स ऑल्सो. अब इसमें सारे गानों में सब जगह आपको दिखेगा कि किस तरह से अम्बेडकर का फेमिनिस्ट अप्रोच नज़र आता है. बहुत सारा है, ये लिटरेचर है, गाने हैं, और उस गानों में भी सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझ में आएगा. ये पूरन पोली ना महाराष्ट्र का बहुत फेमस फूड है. ये सारे उनके जो गाने हैं वो सेलिब्रेट करते हैं. और यहाँ पे रमाबाई एंड सविताबाई बोथ वेर सिस्टर्स, इस तरह के गाने हैं ये सारे. तो आपको इसको, तो ये अब ये यहाँ पे बहुत सुंदर है. ये है जिंगूबाई, जो मतलब वो सिंगर भी हैं, दलित राइटर भी हैं, और मूर्तिजापुर से हैं. ये वो गाना गाती हैं कि माई फादर कॉल्ड हिम फादर, माई मदर कॉल्स हिम फादर, आई कॉल हिम फादर, माई सन टू कॉल्स हिम फादर. ट्राई सर्चिंग इन द वर्ल्ड वन सच रिलेशन, डज एनी वन शेयर दिस काइंड ऑफ रिलेशन लाइक द वन वी शेयर विद माई बीमा. Sadhu and saints have come and gone, my vows and prayers to none bore fruit. Where were you yesterday? Today you have come so far. In your hands smeared with cow dung, he placed a pen. तो जो आपके जो हाथों में जो गोबर लगा था, उन हाथों में अम्बेडकर ने पेन पकड़ा दिया. ये पूरा का पूरा जो आप देखेंगे ना, ये लिसनिंग एंड लर्निंग फ्रॉम द काउंटर पब्लिक. अब ये उसके बाद आप ये पूरा डिस्कोर्स वही चल रहा है. ये देखिए, अम्बेडकर्स वुमेन रिपलेशन बिगिन इन 1990. उनके जितने भी उन्होंने जो स्पीचेस दिए, ये यहाँ पे एक स्पीच है उनका, अम्बेडकर का, 6 दिसंबर. और
ये अंबेडकर बाबा साहब से जो महिला संगठन जुड़े हुए थे वो है इसमें, देखिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ। Ambedkar and women liberation began circulating in 1990, arguably enabled by the accord between Autonomous Dalit Women Organization, the formation of the nation-level federation and form of Dalit women, subsequent revival of the women's wing Dalit political parties such as Bharatiya Publican Party, Bahujan Mahasangh and Republican Party of India, the Vikas Vanchit Dalit Mahila Parishad, Conference of Dalit Women Excluded from Development, which was organized by Chandrapur by Dr. Pramila Leela. But in December 1996, by forwarding proposal of the commemorating 25th December is Bharatiya Stri Mukti Divas. So 25th December is considered as the Bharatiya Stri Mukti Divas, Indian Women Liberation Day. देखिए, in the aftermath of Mandal agitation, feminist scholar Suma Chakravarti identified two distinctive discourses: the sociological discourse on caste and the feminist one on gender. In her reading, the metropolitan discourse on caste and intellectualized and masked rather than explain the caste system. Within this context, Chakravarti explicit intention of developing a feminist analysis of the caste enable her to foreground Ambedkar's formulation of the caste as a system of graded inequality. This becomes the basis for his explanation of historical constitution of Brahmanical patriarchy, and the links between the caste and gender continued to dominate in the kind of patriarchy across nation. In what follows, it seeks further detail the significance of Ambedkar's writing in the feminist discourse on the structure and practice of caste patriarchy. To share expands the depth of Ambedkar's writing work and discontinued here and make a selection of his writings as difficult task. My selection remained partially due to my limited capacities to engage with this expensive literature and explicit state focus for this collection, namely to recover Ambedkar's writing that link caste and gender to reclaim these feminist classic on Brahmanical patriarchy. While doing so, I have also referred a short speech in the writing and Marathi, English mostly, Ambedkar's writing and speeches. Mostly पार्ट 17 से इन्होंने लिया है. फिर वॉल्यूम 7 पार्ट 3. The selection of Ambedkar's writing are organized into 3 sections. Okay, the section comprising textual introduction, contextual introduction, summary and cross-section reading, and further define the contours of Ambedkar's understanding of graded patriarchy. You remember this graded patriarchy. The first section, caste is endogamy. The inextricable link between the caste and violence against women brings together 2 essays, Caste in India, their mechanism, genesis and development, that is BAWS volume 1 page 5 to 22. The rise and fall of Hindu women, that is volume 1 17 part 2 page 109 to 30. The explorer Ambedkar's articulation of caste and endogamy, connection between caste and subordination of women. The later essays continue with examination of the colonialist and nationalist divisions of Indian history and the rejection of the dominant view on the Avardic period as a gender. And the second section, Madness of Manu, unpacking of riddle, graded violence against women, discuss 2 riddles shortly, shorter extract. These are riddle number 18, Manu, Madness और ब्राह्मणिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन. ये आपको वॉल्यूम 4 पेज नंबर 215 एंड देन दिस riddle 19 is also there. To change the paternity to maternity, what did Brahmins wish to gain? This is volume 4 and line number 226. And experts from the controversial riddle of Raman Krishna, volume 4, appendix 1. Text in this section may be cross-referred with the Women and the Counter-Revolution, that is volume 1, volume 3, line number 429 to 37. Published the last section of the essay, Rise and Fall of Hindu Women. This section summarizes Ambedkar's investigation of the madness of Manu, the Brahmin lawgiver's anxieties over violation of the endogamy, unregulated womanhood. A cross-section reading of the Ambedkar's riddle, I suggest, reveal the defining character of the Brahmanic patriarchy, namely the graded character of the gendered violence and modes of organization in the caste system. The final selection, Unwept and Unsung Death of Hindu Code Bill, turned to selection from the death of Hindu Code Bill in Parliament and Ambedkar's resignation as a law minister.
Death of Bill. It brings discussion on the Hindu Code Bill. That is volume 1, volume 14, part 1, 4 to 12 and 67 to 81. And the statement of B.R. Ambedkar's Parliament, explanation of his resignation from the cabinet. So this is also, this explanation is very significant, where he says that why did he resign, because the bill was not passed. And then BAWS volume 14 part 2 annexure 13 17 to 27. This section explore bills three ways. First, what is the bill? It looks the Hindu Code Bill as a Ambedkar proposal for democratizing women's private space. Please remember this. The Hindu Code Bill is a democratizing women's private, democratizing the private space for women. So this is what, if I say this is the, what is the Hindu Code Bill? Hindu Code Bill is, we can write down here, the Hindu Code Bill is democratizing, okay, democratizing. This is, after that what you have to remember, this is, let me just copy from here. From where do we copy? Okay, I just need to copy, like if I copy from here, how to do copy? What is this? Spread the page. No, I can't copy actually. So anyway, let me just write down, no problem. Democratizing, DEMOCRATIZING, democratizing the private, private private sphere. Okay, so this is how Hindu Code Bill is democratizing the private sphere. Okay, so we can make it as a large, and that this also, if I take it here, and we can make it as a large. So you please remember these two things, right? These two things you have to remember, and we can give a red color to it, or maybe blue. Red is okay, and we can make it as a bold also, right? So you just remember this, okay? So these points you will remember. Hindu Code Bill is democratizing the private sphere, and these are the informations which we need to remember, that what he is trying to do. So this all is there, where he is writing. These are the writings where we can claim that he is feminist, and feminist up to the extreme level, beyond. So everything related to women, he is trying to protect their rights, their safeguard and all. Now Coda, in 1927, speaking as a historic gathering of Dalit women, what Ambedkar said. Okay, so let me just give you this. In 1927, speaking at the historic gathering of Dalit women, Ambedkar asked, what is the difference between children born to Kayastha and the Savarna woman sitting in the meeting at us? And you must think and realize that you have as much character and purity as Brahmin woman. In fact, the courage and will to act that you possess even the Brahmin woman lacks. Then why must children born to you are insulted? You have not given this thought, or else you should have organized a satyagraha. So this is how he is encouraging untouchable women to realize this fact, that they have more courage and strength than any other women. So your children also must be raised in a very confident and a independent way. So politicized Dalit women have done much more than merely mull over Ambedkar's word. In their assumed capacity, a dutiful daughter Baba Sahib of dutiful daughters of Baba Sahib,
Dalit feminists have sustained a long-term defiance of Brahmanical feminism and patriarchal ideology and practice of anti-caste politics. In so doing so, they have traced different historic and further feminist anti-caste politics. The feminist legacy of Ambedkar raising to be claimed and potential of non-Dalit, and this book that direction by the non-Dalit feminists. So this, well, I'm ending this one section here because otherwise it will be too long. So you please come and watch it again, read it again. These are the some significant things which we need to remember. And all the best from my side. You pause this video again and again, come and read it, because this is a text I'm providing you online. If you don't have text, just come to this video, watch it again, and it will actually sort out all of your problems. So this, no need to find out book, no need to go anywhere, just come and you have everything here. These are the texts which are referred, so you can quote the same thing in your answer. Okay, I hope everything will be fine. Please see this, and this is going to really help you. So I'm just again taking it, pause it, write it, then again come, pause it. You can take a screenshot also, and this is what we have to understand. So then this next question, endogamy, is again very heavy. We'll take it in the next class. ये क्लास हम